हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मई के करेंट अफेयर्स। तो आज ना आपको बैंकिंग न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। हम बैंकिंग के या इकोनॉमिक्स के आप कह सकते हो कुछ नए टर्म्स भी यहाँ पर सीखेंगे। तो हो सकता है कुछ मेरे नादान बच्चों को आज का सेशन बोरिंग लग सकता है, बट मैनेज कर लेना क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा आपको हेडलाइंस भी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जिससे आप पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को फटाफट से रिवाइज भी कर सकते हो और बहुत ही शानदार नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स भी ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए कि आपको कहाँ से सीए पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं 25 मई के करेंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में रहे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। रिसेंटली यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिए गए हैं 2023 के, और पहली बार ये बुकर प्राइज जो है वो किसी बुल्गारियन राइटर को दिया जा रहा है, तो इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप सभी को पता है बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है अपनी बुक टाइम शेल्टर के लिए। इनकी बुक का नाम क्या है? टाइम शेल्टर इनकी बुक है, और इसमें इन्होंने अल्जाइमर पेशेंट की स्टोरी और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इस बुक में बताया है। तो टाइम शेल्टर बुक किसकी है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव की है, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ये बुल्गारिया की राइटर है और ये पहली बुल्गारियन बुक है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बुक है बेसिकली ऐसी कोई भी बुक जिसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया हो और यूके आइलैंड में जिसको पब्लिश किया गया हो, तो ऐसी बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पर एक और पर्सन का नाम याद रखना, जिनका नाम है एंजेला रोडल, जिन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया है। तो जो प्राइज मनी होगी ना 50,000 पाउंड की, वो इक्वली शेयर की जाएगी बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। बुल्गारियन राइटर है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, जिन्हें टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। अगले इंपॉर्टेंट पर्सन है विजय शेखर शर्मा। पूरे साल ये न्यूज में रहते हैं। ठीक है, आरबीआई के द्वारा रिसेंटली इनकी रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। तो फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ये पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे विजय शेखर शर्मा पेटीएम के। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू पेटीएम पेमेंट बैंक फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और इनका टेन्योर 23 मई से इफेक्ट में आया है। पेटीएम अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली 197 कम्युनिकेशन 49% स्टैक होल्ड करती है पेटीएम पेमेंट बैंक के, और रिमेनिंग जो स्टैक है वो विजय शेखर शर्मा जी के हाथ में ही है। साथ ही प्रमोटर भी है पेटीएम पेमेंट बैंक के, और पेटीएम पेमेंट बैंक 2017 में बना था। नोएडा में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। चलिए, अगले व्यक्ति है दादा सौरभ गांगुली जी को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म। तो त्रिपुरा हमारा एक छोटा प्यारा सा राज्य है जो कि तीन तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, और त्रिपुरा में टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य के चीफ मिनिस्टर मनिक शाह जी के द्वारा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य का टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। क्लियर है? तो सौरभ गांगुली जी त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, कैपिटल अगरतला है। चलिए, अगले पर्सन है नामदेव शिरगांवकर। ये जो है यहाँ पे कमेटी की मीटिंग चल रही है। बेसिकली अंधेरी ईस्ट में, यहीं पे हमारे घर के पास में एक होटल है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी बेसिकली। तो नामदेव शिरगांवकर वॉज इलेक्टेड अनअपोज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंडियन टाई कमांडो। तो इंडियन टाई कमांडो के प्रेसिडेंट के रूप में अनअपोज चुने गए हैं नामदेव शिरगांवकर। और यहाँ पे शरद डी
मधाकरे जो कि रिटायर्ड डिप्टी चैरिटी कमिश्नर हैं, और इनके अलावा भागवतरो गायकवाड़ जो कि रिटायर्ड जज है, यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर थे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्शन कंडक्ट कराया, और इंडियन ताई कमांडो चीफ बन गए हैं नामदेव सिरगांवकर जो कि एक ब्लैक बेल्ट ताई कमांडो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दो और हम आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें WHO ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। सो WHO अपॉइंट रेनी फ्लेमिंग एंड द प्रीटी एंडे गुडविल एम्बेसडर। तो यहाँ पे WHO के द्वारा अपने हेल्थ और आर्ट्स के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है रेनी फ्लेमिंग जो कि एक सिंगर है, सेलिब्रिटी है। इसके अलावा प्रीटी एंडे, और ये भी एक बहुत ही शानदार परफॉर्मर है। तो आर्ट और हेल्थ गुडविल एम्बेसडर WHO ने किसे बनाया है? रेनी फ्लेमिंग, और प्रीटी एंडे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगले पर्सन है हरी बुद्ध मगर। ये जो दिख रहे हैं ना, हरी बुद्ध मगर है, और आप देख सकते हैं इनके दोनों जो लेग्स है ना वो आर्टिफिशियल लेग है। दोनों लेग्स कैसे आर्टिफिशियल है? क्योंकि 2010 में अफगानिस्तान में एक मिशन में गए हुए थे और उस समय इनके दोनों पैर इन्होंने खो दिए, एक एक्सप्लोजिव डिवाइस ब्लास्ट हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पे इनके दोनों पैर चले गए थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आर्टिफिशियल लेग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पे फतह की है। सो हरी बुद्ध मगर जो है इन्होंने कॉन्कर किया है माउंट एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लेग। ठीक है, आर्टिफिशियल लेग्स की मदद से इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट पे ही इन्होंने चढ़ाई की, इसके पहले कई सारे और भी कई अलग अलग माउंटेन में इन्होंने फतह हासिल की है, जैसे कि वैन नेविश, माउंट ब्लैंक, किलिमंजारो, मेरा पीक एंड माउंट टोब्लक। ठीक है, मगर जो हैं वो एक्स ब्रिटिश गोरखा सोल्जर हैं फ्रॉम नेपाल। इसके अलावा 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, आप सभी को पता है, इन लोगों ने भी माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। जुनको तबई जो कि जापान की है, पहली वीमेन है जिन्होंने समिट की थी माउंट एवरेस्ट में। अगर इंडियंस की बात करें तो वछेंद्री पाल पहली इंडियन वीमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, और संतोष यादव ये पहली इंडियन वीमेन है जिन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। तो ये कुछ नाम है जो आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्लियर? चलिए, लास्ट पर्सन है रॉबर्ट ई लुकास, who passed away recently was associated with which field? तो रिसेंटली रॉबर्ट ई लुकास का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है कि किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो ये अर्थशास्त्री थे, मतलब इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और इन्हें 1995 में इकोनॉमिस्ट की फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला है इनके वर्क के लिए। इन्होंने रैशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अपनी थ्योरी दी थी, और ये इकोनॉमिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के। ठीक है, 85 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। तो याद रखेंगे रॉबर्ट ई लुकास जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, ये नोबेल प्राइज विजेता हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। क्लियर? चलिए, अब हम कुछ दूसरी न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। इस न्यूज़ को कवर करने से पहले थोड़ी सी जानकारी। यहाँ पे आप सभी को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स लगाती है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सोर्स होता है वो क्या होता है? टैक्सेस ही होते हैं। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? टैक्सेस से। और दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स आपका एक डायरेक्ट टैक्स होता है ना, जैसे कि GST जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है TCS और TDS। तो आपको क्या TCS और TDS में डिफरेंस पता है? क्योंकि हम इसी TCS से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात कर रही हूँ, नहीं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए गए कुछ इनडायरेक्ट टैक्स TCS और TDS के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले इन दोनों टैक्स के बारे में बताती हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़ पे वापस आऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात TDS क्या होता है। अगर आप में से कोई एम्प्लॉयड होगा है ना, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, किसी कंपनी में काम करता होगा, तो वो डेफिनेटली TDS के बारे में जानता होगा, या किसी के पेरेंट्स जो हैं वो जॉब कर रहे हैं तो वो भी TDS के बारे में सुने ज़रूर होंगे। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS कहलाता है। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में हम जब काम करते हैं तो हमको सैलरी दी जाती है, और सैलरी का कुछ हिस्सा कंपनी वाले काट लेते हैं। सैलरी का कुछ हिस्सा डिडक्ट कर लिया जाता है, किससे? सोर्स से। सोर्स कौन है? सैलरी देने का सोर्स है आपकी कंपनी।
तो कंपनी जो है कुछ हिस्सा हमारी सैलरी का डिडक्ट कर लेती है और बाकी सैलरी हमको दे देती है। और जो डिडक्ट किया हुआ हिस्सा है ना, वो किसको देती है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है, जिसे हम टीडीएस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सैलरी है, या फिर हमारी कोई प्राइज मनी है जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा है, या हमारी कोई प्रॉपर्टी है जो कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, ऐसे अलग अलग जगहों पे टीडीएस लगता है। और टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स लेवल पे जहाँ से आपको वो प्राइज मनी, फॉर एग्जाम्पल केबीसी। कौन बनेगा करोड़पति? आप लोग देखते होंगे। कौन बनेगा करोड़पति में? मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने जो है वो 10 लाख रुपए जीते या फिर 1 लाख रुपए जीते, मान लेते हैं 1 लाख रुपए उसने जीते। तो ये क्या 1 लाख रुपए पूरे रुपए उस व्यक्ति को मिलते हैं? नहीं, उसमें 30% क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट उस व्यक्ति को मिलेगा, मतलब लगभग 70,000 रुपए उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। और वो जो काटा हुआ अमाउंट है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो केबीसी के टीम है, जो सोनी टीम है, उसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक छोटे छोटे लेवल पे जाके टैक्सेस को कलेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये जिम्मेदारी उसने कंपनीज को दे रखी है कि आप सोर्स लेवल पे, इनिशियल लेवल पे जब आप सैलरी देते हो, प्राइज मनी देते हो, उस समय ही ये पैसा डिडक्ट कर लो और हमको दे दो। ठीक है, जिसे हम टीडीएस कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी सैलरी तो कम है, तो हमारा टीडीएस काट लिया कंपनी ने, ये क्या बात हुई? तो देखिएगा, इसलिए यहाँ पे रिटर्न फाइल किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? रिटर्न फाइल किए जाते हैं। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और आप टैक्स रिजीम में नहीं आते हैं, ठीक है ना, आपकी सैलरी 7 लाख रुपए से कम है, तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपको वापस आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो टीडीएस क्लियर हो गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब आता है टीसीएस। टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब आप समझिए, मान लेते हैं कि मैं कोई कार खरीदने गई हूँ और किसी शोरूम में गई हूँ। तो शोरूम में जब मैं कार खरीदूंगी, मान लेते हैं उस कार का प्राइस है एक्स, शोरूम जो प्राइस है वो 11 लाख रुपए है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उस पर मुझे एक्स्ट्रा टैक्सेस लेगा, एक्स्ट्रा ले लेगा। मान लेते हैं उसने 2,000 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा लिए, तो उसने मेरी जो गाड़ी पड़ी वो 11,02,000 रुपये की हमारी जो है वो गाड़ी पड़ गई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसने एक्स्ट्रा टैक्स लिया हमारी कार पे, वही था क्या? टीसीएस। और जो शोरूम का मालिक होगा वो इस 2,000 रुपये को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसे ही जो अल्कोहल होते हैं, टिम्बर वुड्स होता है, तो इसमें जो सेलर होता है ना, जो सेलर होता है वो बायर से इस टैक्स को वसूल कर लेता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंचा देता है, जिसे हम टीसीएस कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। समझ में आ रहा है इतनी चीज़ें? तो ये होते हैं टीसीएस और टीडीएस। इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नो टीसीएस ऑन एलआरसी ट्रांजेक्शन अप टू 7 लाख बाया इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द 1 जुलाई 2023। तो रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा अगर आप एलआरएस का मतलब क्या हो गया? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत कोई ट्रांजैक्शन करते हैं अप टू 7 लाख रुपीस का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से, तो 1 जुलाई से कोई भी इसमें टीसीएस नहीं डिडक्ट होगा। जो अभी तक 20% टीसीएस लगता है उसको डिडक्ट कर देंगे, उसको लिवाई कर देंगे, उससे आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आरबीआई ने ये भी बताया है कि जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और इन सारी चीज़ों में अगर आप 7 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल करते हैं तो यहाँ पे टीसीएस नहीं लगेगा 1 जुलाई से। डन? तो ये था आपका टीसीएस और टीडीएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पेटीएम मनी लॉन्चेस बॉन्ड इन्वेस्टिंग। तो पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है कि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, है ना। यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड्स नाउ ऑन पेटीएम मनी। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? क्या है ये चीज़? क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड है? क्या आयनिक बॉन्ड है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। तो बॉन्ड को समझते हैं कि ये बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिएगा, ये बेसिकली बॉन्ड जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स की मदद से, या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, वो इन बॉन्ड की मदद से पैसों को कलेक्ट करती है। तो वो क्या करेगी? पब्लिक को बोला है, पब्लिक है ये, पब्लिक को बोला है कि हमारे बॉन्ड्स हैं, आप इन बॉन्ड्स को खरीदो। ठीक है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का कोई बॉन्ड था और किसी एक व्यक्ति ने वो गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया, मतलब गवर्नमेंट को लोन मिल गया उसके बदले, और गवर्नमेंट बदले में क्या करेगी? कूपन रेट, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, वो इंटरेस्ट अप्लाई करेगी।
ठीक है ना। ये इंटरेस्ट क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मदद से कोई कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर गवर्नमेंट जो है वो लोन मतलब पैसे इकट्ठा करती है और बदले में जो इन्वेस्टर होते हैं जो बॉन्ड खरीदते हैं उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है जिसे हम कूपन रेट कहते हैं। डन। तो यहाँ पे पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है बॉन्ड इन्वेस्टिंग। 3 प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर जो इंडिया में है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीद सकते हैं और टैक्स फ्री बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन सा बॉन्ड का प्राइस रेट क्या है, डर्टी रेट क्या है, कूपन फ्रिक्वेंसी क्या है, कूपन रिकॉर्ड क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है गूगल पे लॉन्चेस रुपे डेबिट कार्ड, सॉरी रुपी क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे देखिएगा गूगल पे ने जो यूजर्स है इंडिया में है ना उनके लिए यहाँ पे वो कि रुपे क्रेडिट कार्ड अगर उनके पास है तो उसके जरिए भी वो यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो गूगल पे यूजर इन इंडिया कैन नाउ मेक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट विद रुपी क्रेडिट कार्ड। तो रिसेंटली एनपीसीआई ने गूगल पे को परमिशन दी है कि वो रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए भी मतलब टाई अप करके यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई पेमेंट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हैरिस पार्क। हैरिस पार्क कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। आप सभी को मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 3 देशों की यात्रा पे गए थे, जापान, पापुआ न्यू गिनी और साथ ही साथ फिजी भी घूम कर आए हैं और ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में जब वो पहुंचे तो उन्होंने हैरिस पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया, लिटिल इंडिया कर दिया। हैरिस पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया, लिटिल इंडिया कर दिया है। और ये डिमांड ना 2015 से चल रही थी। 2015 से जो लिटिल पार्क या फिर हैरिस पार्क में जो लोग हैं ना वो मैक्सिमम इंडियन है। 45% पॉपुलेशन जो है हैरिस पार्क की वो कैसी है, इंडियन है। तो वो लगातार से 2015 से डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे इंडियन कल्चर है, इंडियन लोगों के बिजनेस हैं, इंडियन शॉप्स हैं, यहाँ पे सारी इंडियन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसलिए यहाँ पे जो हैरिस पार्क है उसका नाम चेंज करके लिटिल इंडिया कर दिया जाए। 2015 से डिमांड थी। फिर फाइनली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया विजिट करने गए और हैरिस पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया, लिटिल इंडिया कर दिया है। ठीक है। तो यही न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस न्यूज़ को आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ओके। अब ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो ऐसे खाली लौटकर तो आए होंगे नहीं, कुछ ना कुछ अलग अलग फील्ड में एग्रीमेंट और एमओयू साइन किए ही होंगे। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में दोनों देशों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किए हैं। ठीक है। दोनों देशों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किए। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे ना तो उन्हें सेरेमोनियल गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। दोनों देशों के बीच में फील्ड ऑफ माइग्रेशन, मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। मतलब माइग्रेशन के फील्ड में जब एक देश से दूसरे देश लोग माइग्रेट होते हैं उस फील्ड में, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए मोबिलिटी सेक्टर में और ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में 3 अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज के बीच में हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में और भी ज़्यादा हम यहाँ पे कॉर्पोरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि एक नया ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट जनरल बेंगलुरु में ओपन किया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया बिजनेस को इंडिया के स्टार्टअप्स और इंडियन बिजनेस के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे परख। तो यहाँ पे पहली फर्स्ट नेशनल लेवल की मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंडक्ट कराई है जिसका नाम रखा गया है, मतलब ये जो मीटिंग है वो परख इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए रखी गई क्योंकि परख इनिशिएटिव पहले ही लॉन्च हो चुका है। परख का मतलब क्या है, परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख का नाम याद रखना है। अभी जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ था ना, अभी 21 मई को ही पेपर हुआ था। तो 21 मई को जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ था ना उसमें आपका आयुष जो है ना उसका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो इनिशिएटिव है ना उसका फुल फॉर्म वहाँ पे पूछा गया था। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरीके की स्कीम्स के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो परख का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर द नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे पहली नेशनल लेवल वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई है जिसमें देखो हर एक राज्य में अपना एक स्टेट बोर्ड होता है, अलग अलग एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, अलग अलग स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में। तो ये सारी की सारी जो 60 बॉडीज है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बोर्ड है उन सब की एक वर्कशॉप और एक डिस्कशन कंडक्ट कराया गया कि नई दिल्ली में।
ठीक है ना। क्यों करा गया? नई एजुकेशन पॉलिसी, रिसर्च और ट्रेनिंग को बिल्ड करने के लिए, और उसका की कंपोनेंट स्कीम क्या था? परख था। अब यहाँ पे क्योंकि होता क्या है कि एक बच्चा किसी बोर्ड में पढ़ाई कर रहा है, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे बोर्ड में चला गया, दूसरे स्टेट में चला गया, तो क्यों ना एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो, एक प्रॉपर असेसमेंट हो, इसके अलावा जो करिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स्ड हो, ग्रेडिंग सिस्टम हो, इवोल्यूशन मेथड हो, जिससे क्रेडिबिलिटी भी इन्हांस हो, और बच्चा जब एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाए तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी हो, जिसके कारण उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े। इसलिए यहाँ पे नेशनल लेवल वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई। अगर मैं परख के बारे में बताऊँ तो परख के बारे में मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसको एनसीईआरटी की मदद से डेवलप किया गया है, जिसका मकसद क्या है? आपका नेशनल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको बिल्ड करना है। इसके अलावा इसका काम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वेज को भी कंडक्ट कराना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, गेन्स। क्या है? गेन्स। गेन्स का मतलब है GRSE, एक्सेलरेटेड इनोवेटिव नर्चरिंग स्कीम। अब क्या है ये पूरी पिक्चर, आइए हम देखते हैं। तो GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड लॉन्च गेन्स स्टार्टअप चैलेंज। गेन्स स्टार्टअप चैलेंज को किसने लॉन्च किया है? GRSE ने लॉन्च किया है। गेन्स का फुल फॉर्म क्या है? GRSE एक्सेलरेटिंग इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, कोलकाता में से लॉन्च किया है। बेसिकली यहाँ पर शिप बिल्डिंग के फील्ड में, एनर्जी इफिशियंसी की फील्ड में नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए गेन्स स्टार्टअप चैलेंज को GRSE ने लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किसने किया है? जी सूर्या प्रकाश, जो कि असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में है GRSE में। GRSE एक कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी है। 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 1961 में ही इसने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया था और पहली इंडिजीनियस वॉरशिप INS अजय को इसने इंडियन नेवी को डिलीवर करने का काम भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम INS सिंधु रत्न के बारे में। INS सिंधु रत्न जो है वो रशिया से वापस इंडिया आ गई है। रूस से हुई INS सिंधु रत्न की वापसी लगा 97 दिनों का समय, इस तरीके से हेडलाइंस होती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सिंधु घोष क्लास सबमरीन, जो कि क्लो क्लास सबमरीन है INS सिंधु रत्न, इसकी वापसी हो गई है रशिया से। वापसी हो गई है मतलब बेसिकली इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। 2014 में क्या हुआ था ना, इसका एक एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए हमने इसकी मरम्मत करने के लिए, इसको रिफिट करने के लिए नेवल डॉकयार्ड रशिया भेजा था। और 97 डेज के बाद ये रशिया से वापस तैयार होकर, फिट होकर इंग्लिश चैनल, मेडिटेरियन सी, नॉर्वियन सी को क्रॉस करते हुए भारत वापस आ गई है। इसका नाम है INS सिंधु रत्न। INS सिंधु रत्न को हम नेटो डिफाइंड क्लो क्लास सबमरीन भी कहते हैं। और हालांकि ये जो सबमरीन है क्लो क्लास सबमरीन, ये हमने रशिया से ही ली है। हमने किससे ली है? रशिया से ली है। मैं आपको हमेशा प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75A-B इन सब के बारे में बताती रहती हूँ ना। ये सब क्या काम कर रहा है? तो प्रोजेक्ट 75 बेसिकली इंडिजीनियस सबमरीन ही तैयार कर रहा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या है? हमारा जो फ्लीट है ना वो लगातार कम होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। हमारे जो सबमरीन है या तो वो फिट नहीं है, या हमने किसी कंट्री को दे दी है, या उनको डिकमीशन कर दिया, तो लगातार हमारा जो फ्लीट है ना वो कमजोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए हम प्रोजेक्ट 75 के अंदर अपनी नई नई सबमरीन को बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, हमारे पास 7 क्लो क्लास सबमरीन, 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन, 4 जर्मन HDW सबमरीन और एक इंडिजीनियस INS अरिहंत है। तो यहाँ पे जो 10 हमारी क्लो क्लास सबमरीन जो हमने रशिया से ली थी ना, तो यहाँ पे देखो जो आपकी सिंधु रक्षक है वो एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गई। फिर आपने सिंधु वीर ट्रांसफर कर दी म्यांमार में। फिर आपने यहाँ पे सिंधु ध्वज को डिकमीशन कर दिया हमने जुलाई 2025 में। तो समझ रहे हो ना, हमारा जो यहाँ पे जो फ्लीट है वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये हमारा यहाँ पे कंसर्न भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम GBU-57। अब ये क्या है? ये बॉम्ब है। क्या है? ये बॉम्ब है, और बहुत ही शानदार बॉम्ब है। कैसा बॉम्ब है? देखो ये ना क्या कर सकता है, ये अर्थ को पेनिट्रेट कर सकता है, और अर्थ के नीचे मतलब बेसमेंट में, अंडरग्राउंड कई सारी फैसिलिटीज होती है, कई सारी यूनिट्स होती है ना, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसको कौन यूज करता है? US मिलिट्री यूज करती है, और बोइंग कंपनी ने इसको तैयार किया है। ठीक है, द US मिलिट्री रिसेंटली पोस्टेड पिक्चर ऑफ पावरफुल बॉम्ब कॉल्ड GBU-57 designed to penetrate deep into the earth and destroy underground facility। इसका ओरिजिनल नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ठीक है,
तो ये एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे वर्ल्ड का और एक बहुत पावरफुल बॉम्ब है जो कि अर्थ में जाके अंडरग्राउंड फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको मैन्युफैक्चर किया है बोइंग ने और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स इसको यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40। तो एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 जो है वो यूएसए और बांग्लादेश की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बांग्लादेश और यूएसए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? तो आंसर हो जाएगा चट्टग्राम में हो रही है। टाइगर शार्क 40 इसका नाम है और ये वीएनएस निर्वीक में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है दोनों देशों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टेक्निकल इन्हांसिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, और आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ है। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग पुट IIMK अमंग टॉप 4 स्कूल इन इंडिया। तो रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 पब्लिश की गई है और टॉप 75 इंस्टीट्यूट्स में 4 इंस्टीट्यूट जो हैं वो भारत के हैं। और वो 4 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? IIM अहमदाबाद जिसकी रैंकिंग 45 है, IIM बेंगलुरु जिसकी रैंकिंग 47 है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जिसकी रैंकिंग 65 है और IIM कोझिकोड। ठीक है, जो टॉप 5 स्कूल इंडिया में शामिल हुआ है जिसकी रैंकिंग 72 है और टॉप पे है लेसे बिजनेस स्कूल स्पेन। ठीक है, अच्छा ये है लिजर्ड। वैसे ही लोगों को लिजर्ड से डर लगता है और फ्लाइंग लिजर्ड दिख जाए, उड़ती हुई छिपकली, तो और भी ज़्यादा लोग डर जाएंगे। तो बिल्कुल एक नई यहाँ पे स्पीसीज डिस्कवर की गई है मिजोरम में, जो कि एक फ्लाइंग लिजर्ड की स्पीसीज है जिसका नाम भी मिजोरम के नाम पे ही रखा गया और इसका नाम है गैको मिजोरेमेंसिस। ठीक है, मिजोरम के नाम पे इसका नाम है गैको मिजोरेमेंसिस। तो अगर पूछ लिया जाए कि गैको मिजोरेमेंसिस क्या है तो आप बता देना कि एक फ्लाइंग लिजर्ड स्पीसीज है जो कि मिजोरम में डिस्कवर की गई है। जर्मन साइंटिस्ट के एक रिसर्चर टीम ने इसको बेसिकली डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ये हमारी हेडलाइंस है। तो आज हमने देखा कि नामदेव सिरगांवकर को भारत ताई कमांडो का प्रमुख चुना गया है। आरबीआई ने रीअपॉइंट किया है विजय शेखर शर्मा को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन पेटीएम पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट है जॉर्जी गॉस्पो डिनोब, इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है इनकी बुक टाइम शेल्टर के लिए। फिर हमने देखा यहाँ पे कोई भी टीसीएस यहाँ पे एलआरएस ट्रांजेक्शन जिसकी लिमिट 7 लाख रुपए तक है, कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा, टीसीएस नहीं लगेगा 1 जुलाई से। रॉबर्ट ई लुकास जिनका निधन हो गया है, ये एक इकोनॉमिस्ट है और इनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। हरिबुद्ध मगर, इन्होंने माउंट एवरेस्ट से फतह की है विद द आर्टिफिशियल लेग। WHO के द्वारा रेने फ्लेमिंग एंड द प्रीति इंडिया को गुडविल एम्बेसडर आर्ट एंड हेल्थ का बनाया गया है। सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा टूरिज्म का अपॉइंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड परख ने ऑर्गेनाइज किया है पहला नेशनल लेवल वर्कशॉप। इसके अलावा इंडियन और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में MOU। सिडनी के हैरिस पार्क का नाम चेंज करके लिटिल इंडिया रख दिया गया है। गूगल पे ने लॉन्च किया है रुपे क्रेडिट कार्ड। पेटीएम मनी के द्वारा बॉन्ड इन्वेस्टिंग लॉन्च किया गया है। मिजोरम में हमको एक नई स्पीसीज लिजर्ड की डिस्कवर हुई है जिसका नाम है गैको मिजोरेमेंसिस, जो कि एक फ्लाइंग लिजर्ड है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम ग्लोबल रैंकिंग ने IIM कोझिकोड को टॉप 4 इंडियन स्कूल में शामिल किया है। फिर आपने देखा बांग्लादेश और यूएसए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज चिटगांव में हो रही है। क्लो क्लास सबमरीन INS सिंधुरत्न वापस भारत आ गई है और GRSE के द्वारा गेन स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया है। तो ये बातें आज हमने देखी हैं। आइए अंत में बात करते हैं कुछ हम क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है वो राज्य कौन सा है, वो पहला स्टेट आपको बताना है जिसने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए एयर ट्रेवल अरेंज किया है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 76 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया, ये किस कंट्री में हुआ? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। WHO की असेंबली मीटिंग तो स्विट्जरलैंड में हुई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला, अप्रूव करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किस अर्बन बॉडी को दिया गया है? तो चंडीगढ़ की अर्बन बॉडी को दिया है, ऑप्शन बी। इसके अलावा रिसेंट में दिए गए कुछ अवार्ड्स हैं, आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और PDF में तो सारी बातें मिल जाएंगी। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं A naval exercise Al Mohammed Al Hindi 2023 will be held between India and which country? तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल किसने जीता है? तो डेनियल मेडवेडेव ने जीता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 सुधीरमन कप, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भारत इससे बाहर हुआ था तब मैंने इसको बताया था, तो आपको याद रखना है सुधीरमन कप के बारे में। तो
सुधीरमन कप किसने जीता है साउथ कोरिया को डिफीट करके? तो आंसर हो जाएगा चाइना ने। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि सुधीरमन कप का एसोसिएशन किससे है, तो किस स्पोर्ट से है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बता दो। अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स देखा तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट सऊदी फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो टू द स्पेस। तो पहली सऊदी फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है? रैना बर्नावी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर दिया गया है फिजी और पापुआ न्यू गिनी का। क्वेश्चन ये है कि पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है। तो दो क्वेश्चन पूछा है कि सुधीरमन कप का एसोसिएशन किस स्पोर्ट से है और पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे और सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे दे दूंगी। आई थिंक आप लोग ने सेशन एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने तो डेफिनेटली मिला होगा। अगर आपको कुछ भी नया मिला है सीखने के लिए तो सेशन को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।